Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid. This is our chemistry lecture interview preparation session, and today we will discuss about the chapter solution, which is included in physical chemistry. So let's start our discussion. जो टिप्स मैं बताऊंगा अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आपने जब क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे शो हो आपने उसको स्टॉप कर देना वीडियो को और ख़ुद उसको आंसर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब आप आंसर कर चुके हों तो फिर आपने वीडियो प्ले करनी है और फिर उसको कंपेयर करने के आपने जो आंसर किया था क्या वो ठीक है या नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट कौन कौन सी होती हैं? तो आइए जी बात करते हैं कौन कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट होती है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? मोलैरिटी, ठीक है। इसी तरह नॉर्मेलिटी, इसी तरह फॉर्मेलिटी, इसके अलावा जी मोलैलिटी, इसके अलावा जी हमारे पास एक्स से हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शंस को। इसी तरह परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है? कंसंट्रेशन यूनिट होती है। इसके अलावा हमारे पास पीपीएम, ठीक है, पीबीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पीबीबीए सॉरी, पार्ट्स पीपीबीए पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, और पीपीटीए पार्ट्स पर ट्रिलियन। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या होती है? डिफरेंट टाइप की हमारे पास क्या होती हैं? कंसंट्रेशन यूनिट्स होती हैं। आपको इनके फार्मूला और डेफिनेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं मेंशन द कंसंट्रेशन यूनिट विच आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। वो कंसंट्रेशन यूनिट बताएं जो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। याद रखें, मैं आपको एक यहाँ पे बात बताता हूँ कि मसलन जिस यूनिट में भी वॉल्यूम की टर्म आएगी, जिस कंसंट्रेशन यूनिट में क्या आएगी? वॉल्यूम की टर्म आएगी, वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास मोलैरिटी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है कि ये हमारे पास क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो ये इसमें वॉल्यूम की टर्म आ रही है तो ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी जी। इसी तरह परसेंटेज कंपोजिशन में मैस बाय वॉल्यूम परसेंट जो है तो वो आपके पास क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं कंसंट्रेशन यूनिट विच आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करती। याद रखें, जिसमें टेम्परेचर वॉल्यूम वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं होती वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती। क्या मतलब हमारे पास बात हम करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, किलोग्राम मैस हम लेते हैं सॉल्वेंट का। तो उसमें इसी तरह परसेंटेज मैस बाय वैस, इसमें कोई भी आपके पास वॉल्यूम की टर्म यूज़ नहीं होती। इसी तरह इसके अलावा मोल फ्रैक्शंस हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें कोई वॉल्यूम की टर्म यूज़ नहीं होती। तो ये वाली जो यूनिट्स हैं ये आपके पास क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है? ये हमें एक रिलेशन देते हैं बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड प्रेशर ऑन इट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हमें ये कहता है कि जितना किसी गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा इतने उसकी डिसोल्यूशन पानी में क्या होगी या वाटर में या किसी भी सॉलिड में वो क्या होगी? इतनी ज़्यादा होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर ऑफ द गैस के एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। इसको हम हेनरीज लॉ बोलते हैं। ये हमारे पास जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं इसी लॉ के तहत ये इसमें गैसेस क्या कहती हैं? डिज़ोल्व होती हैं, उस प्रेशर से उसको डिज़ोल्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? तो पहले बात आइडियल सोल्यूशन, कि ए सोल्यूशन विच ओबेज राउट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। वो सोल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। और नॉन आइडियल क्या होगा? कि सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउट्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसी तरह द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सोल्वेंट मॉलिक्यूल आर सेम। मसलन आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो जो सोल्यूट और सोल्यूट के दरमियान
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरह जो सॉल्वेंट और दूसरे सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपके पास क्या होती है, ये इक्वल होती है किसके, ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसी तरह जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान होगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान। मसलन एक फोर्स वो होती है जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान है, मालिक्यूल्स के दरमियान है, एक वो है जो सॉल्यूट सॉल्यूट के दरमियान है। इसी तरह जो थर्ड फोर्स है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान है। तो ये तीनों जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इसी तरह नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट मालिक्यूल्स आर नॉट सेम, वो सेम नहीं होती, ठीक है। मसलन वो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, वो सेम नहीं होती नॉन आइडियल में जी। इसी तरह अगर नेक्स्ट बात करें आइडियल और नॉन आइडियल की, तो टोटल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट्स रिमेन सेम। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या होती है, आइडियल सोल्यूशन होता है उसमें डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। जो टोटल वॉल्यूम है बिफोर मिक्सिंग या आफ्टर मिक्सिंग के सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको पहले मिक्स करने से पहले जो वॉल्यूम है बाद में, वो दोनों सेम होंगे, ठीक है, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। मगर जब नॉन आइडियल की बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट डज नॉट रिमेन सेम। मतलब हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी जो है नॉन आइडियल में ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह मसलन वो कहता है कि डेल्टा एच जो है तो वो आपके पास किस क्या होगा, ज़ीरो का, कब, आइडियल सोल्यूशन में जी। मसलन हीट चेंज जो है कुछ भी नहीं होगी। मगर जब नॉन आइडियल की बात करेंगे तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन एंथैल्पी चेंज इज नॉट ज़ीरो, कि नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो उसमें डेल्टा एच जो है वो ज़ीरो नहीं होता। ये चंद एक करेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंसेस हैं जिसकी मदद से हम इसको वो करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे करेंगे कि आइडियल सोल्यूशन की कोई एग्जांपल है हमारे पास, यस, हमारे पास बेंजीन और जो टालवीन का सोल्यूशन होता है, ठीक है, दोनों अगर आपस में मिक्स हो तो ये आइडियल सोल्यूशन है। इसी तरह बेंजीन और ईथर सेम नेचर है, सेम फोर्सेज हैं, तो ये भी आइडियल होते हैं। और नॉन आइडियल के हमारे पास इथानॉल और हेक्सेन, इसी तरह वाटर और एसीटोन, ये नॉन आइडियल की एग्जाम्पल आ जाती हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं विच सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, 1 मोलर सोल्यूशन और 1 मोलर सोल्यूशन, दोनों में से कौन सा ज़्यादा डाइल्यूट है। ओके अगर इसकी बात करें कि विच सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, 1 मोलर सोल्यूशन और 1 मोलर, ठीक है। मोलैरिटी को तो आपको पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह मोलर सोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, उसमें जब डिजोल्व करते हैं। ओके तो कहते हैं इन मोलर सोल्यूशन, जो मोलर सोल्यूशन होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अभी जैसे हमने बात की कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को डिजॉल्व करते हैं। मगर जब बात करेंगे मोलर सोल्यूशन की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एंड देन वॉल्यूम इज मेड अप टू 1 लीटर, के जो हमारे पास मोलर सोल्यूशन होता है उसमें टोटल वॉल्यूम क्या होता है, 1 लीटर होते हैं। मगर जब बात करते हैं मोलर की, तो उसमें जो सॉल्वेंट है वो 1 kg होते हैं, सोल्यूट ऊपर से अलग से डलेगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना एज। तो हम कह सकते हैं कि एज एन मोलर सोल्यूशन, जो हमारे पास मोलर सोल्यूशन होता है जिसमें kg ऑफ सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मोलर सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन मोलर सोल्यूशन। फिर हम कह सकते हैं कि जो मोलर सोल्यूशन है ये आपके पास क्या हो गया, मोर डाइल्यूट, ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं किससे, मोलर से। वजह क्या है कि इसमें जो सॉल्वेंट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, 1 kg होते हैं, ज़्यादा सॉल्वेंट होते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए, 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सॉल्वेंट उसमें कम होगा, उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के 1 लीटर होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 60 ग्राम हमारे पास क्या है, यूरिया है, उसको हमने क्या करना है, 1000 ग्राम वाटर में डालना है, ठीक है। 1000 ग्राम वाटर में डाला तो 1 मोलर हो गया, ठीक है। ओके तो इसी तरह अगर इसी का हम क्या बनाएंगे, इसी का अगर हम क्या बनाएंगे, मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 60 ग्राम यूरिया लेंगे और उसमें वाटर डालेंगे। कितना वाटर डालेंगे कि टोटल वॉल्यूम उसका क्या हो जाए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। सो हमें नज़र आएगा, सामने नज़र आएगा कि जो मोलर सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या होगा, लेस होगा, किससे, शाबाश, किससे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से, ठीक है। हेंस मोलर वॉल्यूम इज कंसनट्रेटेड एंड मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। कहने का मकसद ये है, आसान अगर वर्ड्स में हम समझाएं तो वो आपसे ये पूछ सकते कौन सा ज़्यादा सोल्यूशन है, तो याद रखें हमारे पास डाइल्यूट कौन सा होता है, जो 1 मोलर होता है, वो क्या, वो कौन सा, 1 मोलर सोल्यूशन। क्यों, क्या वजह है कि इसमें सॉल्वेंट क्या है, 1 kg सॉल्वेंट है,
ठीक है, 1 किलो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और ये 1 मोलर सोल्यूशन ये आपके पास क्या है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। वजह क्या है कि इसमें जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, 1 लीटर होते हैं। इसका मतलब है 1 लीटर में से सोल्यूट भी होगा और इसी में आपके पास क्या होगा, इसी में आपका सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। दोनों मिला के 1 लीटर, और इधर सिर्फ सॉल्वेंट 1 kg होते हैं, तो ये ज़्यादा डाइल्यूट है और ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, ये हमारे पास एक कंसंट्रेशन टर्म है, एक कंसंट्रेशन की यूनिट है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कि एक कंपोनेंट की टू द ऑल कंपोनेंट जो होते हैं उसके हम क्या बनाते हैं, रेशो बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मसलन हम इस तरह करते हैं कि कोई मिक्सचर है जिसमें हमारे पास क्या है, 3 किस्म के क्या हैं, सॉल्यूट्स हैं। एक है ए, बी और सी, ठीक है। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए हमारे पास जो सैम्बल यूज़ होती है वो क्या होती है, एक्स होती है। एक बात आपने याद रखनी है, कुछ इस मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड पॉइंट में याद रखने कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है, मसलन ये ए की मोल फ्रैक्शन निकाली, इसी तरह आप बी के तरह के बाकी नीचे ये इसी तरह आ जाएगा, सी को आप ऊपर रख के बाकी नीचे इसी तरह आ जाए, तीनों की मोल फ्रैक्शन निकालें, उसको जमा करें तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, वो आपके पास हमेशा जो है यूनिटी के बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं जी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यूनिट की बात करें तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये आपके पास क्या है, रेशो है जी, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपने ये याद रखनी जो मैंने स्टार्ट में भी की कि मोल फ्रैक्शन जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर कोई वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं व्हाट आर कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। कॉन्जुगेट सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंजुगेट सॉल्यूशन क्या होते हैं, मसलन हमारे पास जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड होते हैं, तो वो मसलन जब आप उसको मिक्स करते हैं तो वो 2 लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। एक लेयर में दूसरा मसलन इस तरह मैं बना के आपको समझाऊं तो ज़्यादा आसानी से समझा सकूंगा। मसलन ये हमारे पास एक लेयर है, एक सॉल्यूशन है यहाँ तक, ठीक है। और इसी तरह ये ऊपर मैं दूसरा सॉल्यूशन बनाता हूँ, यहाँ तक एक आ गया आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। और ये आपके पास कोई दूसरा लिक्विड आ गया, ये दोनों आपस में क्या है, मसलन पार्शियली मिसिबल है। तो इसके कुछ मालिक्यूल यहाँ पे होंगे, रेड वाले में यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ मालिक्यूल ना, मसलन ये जो ऊपर आपके पास क्या है, मिक्सचर है या जो आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, इसका ये वाला जो है ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, जितने से मिक्स हो सकते हैं तो वो आ जाएंगे। इसी तरह ये जो नीचे वाले इसके कुछ पार्टिकल इधर ऊपर क्या होंगे, मिक्स हुए होंगे, ऊपर वाली लेयर जो है नीचे वाली की सेचुरेटेड सॉल्यूशन है जी, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या है, पार्शियली मिसिबल, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बोलते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि दो सॉल्यूशन आर लिक्विड लेयर्स विच आर दी सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईच अदर। अब ये नीचे वाला ऊपर वाले का सेचुरेटेड सॉल्यूशन है और ऊपर वाला नीचे वाले का क्या है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। कि दो सॉल्यूशन आर लिक्विड लेयर्स विच आर दी सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। अब ये किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, इनकी सॉल्बिलिटी वगैरह, तो इनकी जो म्यूचुअल सॉल्बिलिटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो इनकी सॉल्बिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फिनॉल वाटर सिस्टम, ठीक है, फिनॉल और वाटर आपस में जब मिक्स हो, ट्राई इथाइल एमाइन और वाटर सिस्टम, निकोटीन वाटर सिस्टम, ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बनाया करते हैं जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर। तो ये हमारे पास दो टर्म है, एक होती है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर या जिसको नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं,
और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, ये जिसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर क्या होता है, नाम से इंडिकेट करने के बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट के मुकाबले में वो क्या होती हैं, स्ट्रांगर हो जाती हैं उस मिक्सचर की, तो जिससे क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं जी, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added in a solvent and attraction becomes stronger than individual component, then vapor pressure will decrease and boiling point will increase. In such solution heat is evolved and volume is lowered. हीट आपके पास इवॉल्व होगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम क्या फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, HCl और वाटर का जो मिक्सचर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। याद रखना है इसमें कि वॉल्यूम इसका कम हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन इसको बोलते हैं जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर या पॉजिटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है जी। इसमें हमारे पास क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, जो अट्रैक्शन होती है वो आपके पास क्या होती है, वीकर हो जाती है मिक्सचर की इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मुकाबले में। फिर वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। ओके, क्या कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्वेंट एंड अट्रैक्शन बिकम वीकर देन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, देन वेपर प्रेशर विल इंक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। इन सच सोल्यूशन कहते हैं हीट इज एब्जॉर्ब एंड वॉल्यूम इन इंक्रीज, हीट एब्जॉर्ब होगी और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल है इथेनॉल और वाटर सिस्टम, ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कि सॉल्युबिलिटी को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम होते हैं सोल्यूट के, जो कि क्या करते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। कि एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्वेंट को डिफरेंट यूनिट्स में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जैसे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होती है, कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी की पे जो इफेक्ट पड़ता है, मसलन वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, क्या होता है उसके साथ, इसको हम सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं जी। ओके, उसके बाद है व्हाट आर डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होती है, डिसॉल्युबिलिटी कर्व की बात करें, डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व की अगर हम बात करें, तो जब सॉल्युबिलिटी कर्व जो है मसलन वो कोई सडन चेंज शो करती है सॉल्युबिलिटी में, उसको सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं। कैसे कहें, डिफाइन करेंगे कि समटाइम्स द सॉल्युबिलिटी कर्व शो सडन चेंज इन सॉल्युबिलिटी एंड दीज कर्व्स आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। क्या मतलब, इस बात का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक साइड पे सॉल्युबिलिटी और एक साइड पे क्या है, टेम्परेचर है, ये इस तरह लाइन जा रही है, ठीक है, अचानक से वो इस तरह डाउन आ जाए और फिर इस तरह ऊपर चली जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। या अब हमारे पास ये भी हो सकता है कि ये लाइन चल रही है, अचानक ये इंक्रीज होके फिर हमारे पास क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व आ जाएगी, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl डज नॉट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाई, कि NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, जो हमारे पास घरों में साल्ट होते हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज नहीं होती। वाई, इसको बताएं जी। तो इसका हमारे पास क्या रीज़न होता है, कि हमारे पास जो इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है NaCl की, NaCl को जब पानी में डालते हैं वो तकरीबन ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। और जब इंथैल्पी ज़ीरो होती है तो हम अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो सोल्यूशन क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इस वजह से हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर चेंज करने से इसके ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता जी। कहते हैं व्हाट इज़ कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट को हम मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है, कि डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट में आती है कब, जब 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हम क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में,
कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 mole ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, के एफ से, कैपिटल के और इसके साथ स्मॉल एफ लिखा होता है, कैपिटल एफ। ठीक है, ओके। इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि यह हमें बताता है कि हाउ मच डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विल अकर फॉर ए पार्टिकुलर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, की कोई पार्टिकुलर मोलैलिटी है तो उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर का फॉर वाटर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वुड बी 1.86 डिग्री पर मोलल सोल्यूशन के। एक मोलल सोल्यूशन है तो 1.86 डिग्री उसमें क्या आएगी, डिप्रेशन आएगी फ्रीजिंग पॉइंट में। और नेक्स्ट है, कहते हैं वाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कॉल्ड सो, के इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव क्यों कहते हैं। तो इसका क्या रीज़न है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड सो बिकॉज कोलिगेटिव इज ए वर्ड, लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या है, कोलिगेटस, उससे निकला है, उस वर्ड से निकला है कोलिगेटस से। ठीक है, और कोलिगेटस का मतलब होता है बाउंड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जोड़ना। ठीक है, this indicates that all colligative properties are related only to the number of solute molecule relative to the number of solvent molecule, के ये number of molecules पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, and not the nature of the solute। colligative properties क्या होती है कि ये number of solute पे डिपेंड करती है, पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नॉट नेचर, उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। और ये एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब है कोलिगेटस, और उसका मतलब क्या होता है, बाउंड टुगेदर, उससे नहीं इसके ये वर्ड डिराइव हुए जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं गिव एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो पहली एप्लीकेशन आती है मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करते हैं इनकी मदद से। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन थ्योरी। थर्ड हमारे पास है लोवरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन आइसक्रीम मशीन बाय एडिंग पोटाशियम नाइट्रेट और NaCl, के पोटाशियम नाइट्रेट या NaCl को जब हम ऐड करते हैं तो आइसक्रीम मशीन में जो आइस होती है उसकी आपके पास मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल बाय एडिंग इथाइलिन ग्लाइकोल, की इथाइलिन ग्लाइकोल को जब गाड़ी के रेडिएटर में डालते हैं तो ये सर्दियों में उसको फ्रीज नहीं होने देता। ठीक है, और गर्मियों में उसको जल्दी बॉयल नहीं होने देता। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं जी। नेक्स्ट है, कहते हैं डिफाइन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन क्या होती है और हाइड्रोलिसिस क्या होती है, ये दोनों मिलती जुलती टर्म है तो अक्सर इनके डिफरेंशिएशन पूछे जाते हैं। तो हाइड्रेशन क्या होती है कि प्रोसेस इन विच वाटर मालिक्यूल सराउंड आर इंटरेक्ट विद सोल्यूट आयंस, के सोल्यूट के आयंस है उसके साथ वाटर मालिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं या उसको सराउंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। और हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कोई साल्ट या आयनिक स्पीशीज़ जो होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और हमारे पास एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन बनाती हैं। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं जी। नेक्स्ट है, कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट जस्टिफाइड, कि हम कहते हैं ना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जब सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। इस क्यों, इसको जस्टिफाई करें। अब ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये होती क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो जब कोई सोल्यूशन होता है तो उसमें हम सोल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, ठीक है, मसलन सॉल्वेंट है उसका एक वेपर प्रेशर होता है, उसमें जब सोल्यूट ऐड करेंगे तो उस ये मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पे आ जाएंगे तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो ये क्या है, ये आपके पास क्या होगा, फिर ज़ाहिर है बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाएगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कहते हैं इन ए सोल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लोअर्स या डिक्रीज कर जाते। दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है ना, जितने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होगा कितना वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट, के प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं जी। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट आर डिप्रेस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट। वाई, कि हम कहते हैं ना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अब ये क्यों होता है कोई पूछे तो, या फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम हो जाता है जब हम क्या करते हैं, सोल्यूट ऐड करते हैं, इसका क्या रीज़न है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि ये हमारे पास वो टेम्परेचर होते हैं जिसमें लिक्विड और सॉलिड फेज जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पे होते हैं। ठीक है,
कहते एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आर सेम, कि सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर वो दोनों का सेम होता है, उसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। कहते हैं व्हेन सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का है वो भी हमारे पास क्या होते हैं, वो भी डिक्रीज हो जाते हैं जी। नेक्स्ट है कहते हैं इन समर द एंटी फ्रीज सोल्यूशन प्रोटेक्ट द लिक्विड ऑफ द रेडिएटर फ्रॉम बॉइलिंग ओवर, व्हाई? तो जब हम ग्लाइकोल को हम ऐड करते हैं अगर विंटर में, तो वो ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दे और फ्रीज़ नहीं होने देता, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मगर इसी को जब हम गर्मियों में अगर ऐड करें तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर लेते हैं। कैसे, देखें, कहते हैं वी ऐड एन एंटी फ्रीज, फॉर एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकोल टू वाटर, इट एलिवेट्स या इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज करते थे। सो इट प्रोटेक्ट्स वाटर इन द रेडिएटर फ्रॉम बॉइलिंग ओवर, जब बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है कि ये रेडिएटर में वाटर को प्रोटेक्ट करते हैं बॉयल होने से जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? तो वांट ऑफ फैक्टर हमारे पास यूज़ होते हैं मसलन जब हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ मालिक्यूल एसोसिएट होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, और कुछ मालिक्यूल डिसोसिएट होते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की और जो हम कैलकुलेट करते हैं वो सेम नहीं आती। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वांट हैव फैक्टर यूज़ करते हैं। कैसे डिफ़ाइन करते हैं? कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। कि हमारे पास हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि आई जो है, सॉरी मैं वो दूसरा ले लेता हूँ, कि आई जो हमारे पास वांट हाउ फैक्टर ये बराबर हो जाते हैं किसके, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों की जब हम रेशियो लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वांट हैव फैक्टर बोलते हैं जी, ठीक है। जब वांट हैव फैक्टर इज़ ग्रेटर देन वन, ये रिलेशन याद रखें, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि डिसोसिएशन हो गई है, मालिक्यूल डिसोसिएट हो गया जी, ठीक है। और जब वांट हैव फैक्टर जो है ये आपके पास क्या होगा, इज़ लेस देन वन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एसोसिएशन हो गई है, मालिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं। So this is all about today's session, which is in which we discuss the question from chapter solutions. तो कोशिश की है कि जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस किया जाए। मगर इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने स्टडी करनी है। यहाँ से जस्ट आपको एक आइडिया मिल सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो विश यू गुड लक। फिर वही बात कि ट्रिप मेरी वही है इसमें कि आप क्वेश्चन को देखें, उसको स्टॉप करें, पहले खुद आंसर करने की कोशिश करें, हो जाते वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद उसका सोल्यूशन देखें तो फिर आपको फ़ायदा होगा, एक चीज़। सेकेंडली मेरे बाकी जो सेशंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ऑर्गेनिक पे, वो भी अवेलेबल हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वो मौजूद हैं, उनको भी साथ देखें। तो ये कि इनसे फ़ायदा लें। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।